मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे पॉलिटिकल साइंस में लेसन नंबर 1 पावर शेयरिंग। ये चैप्टर आपकी राजनीति विज्ञान बुक यानी कि पॉलिटिकल साइंस बुक का फर्स्ट लेसन है और इसमें पावर शेयरिंग का मतलब क्या है वो आपको हम ठीक से समझाएंगे कि पावर शेयरिंग अगर ठीक से हो जाती है, पावर का मतलब है कि जिसको रूल बनाने की क्षमताएं हैं जिसके अंदर, या फिर रूल बन गए हैं तो उनको इंप्लीमेंट कराने की क्षमताएं जिनके अंदर है, या फिर ये कहें कि कोई रूल को ना माने तो उसके लिए पनिशमेंट देने की उनके अंदर एबिलिटी है। पावर का मतलब ये हुआ, पावर का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो देखिए आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का ऑल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 1, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 है और इस लेसन का नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, ठीक है, ये आपका चैप्टर है पावर शेयरिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, क्या नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या नहीं है वो आपको मैं समझा देता हूं कि मतलब क्या है इसका। ठीक है, तो देखिए पावर शेयरिंग मतलब कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक, ठीक है, जिसमें जो गवर्नमेंट के जो सेगमेंट होते हैं, ठीक है, क्या होता है इसमें एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्या है ये पावर शेयरिंग, क्या है एक्चुअल में पावर शेयरिंग। ठीक है, पावर शेयरिंग एक्चुअल में क्या है कि एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस मतलब कि गवर्नेंस करने का एक सिस्टम है जिसके थ्रू पावर को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। पावर को आगे क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और किसी एक के पास पावर ज्यादा न होने की बजाय अलग अलग ग्रुप में पावर को बांट दिया जाता है ताकि डिक्टेटरशिप ना हो पाए। मतलब कि डिक्टेटरशिप का मतलब है कि भाई तानाशाही कोई ना कर पाए। अगर कोई एक ग्रुप बहुत बड़े लेवल पे तानाशाही करेगा तो वो किसी दूसरे को कुछ नहीं समझेगा। ये ऐसे कंट्री के लिए बहुत जरूरी होता है जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो। पावर शेयरिंग करना किसके बीच में, डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयरिंग करना जरूरी है। डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में पावर शेयरिंग करना जरूरी है। जैसे कि अब वो क्या ऑर्गन है, जैसे कि लेजिस्लेचर, आपने सुना होगा लेजिस्लेचर मतलब कि एक ऐसी संस्था, एक ऐसा एरिया जहां पर सारे एमपीज और एमएलएज होते हैं। स्टेट में एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में एमपीज होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट, ठीक है, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट का मतलब हमेशा ही तीनों चीजों से होता है। मतलब कि प्रेसिडेंट से मतलब होता है प्रेसिडेंट, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, ओके, राज्यसभा यानी कि अपर हाउस, राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं, अपर हाउस, ठीक है, इसको अपर हाउस भी हम कहते हैं। और तीसरा क्या होता है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट मान लो इसमें हम क्या होता है, तो प्रेसिडेंट, दूसरे वाला राज्यसभा और थर्ड वाली होती है इसमें लोकसभा। इसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं। तो इन तीनों से मिलकर पार्लियामेंट बनती है, इन तीनों से मिलकर पार्लियामेंट बनती है और वही लेजिस्लेचर कहलाती है। मतलब कि विधानमंडल, मतलब कि जहां पर बैठकर लोग किसी भी देश के लिए कानून बनाएंगे, संविधान लिखेंगे या फिर कुछ भी नया अमेंडमेंट करना हो तो वो करेंगे। अच्छा, ये अधिकार किनको है, ये अधिकार किनको है, ये अधिकार उन लोगों को है जिनको हमने इलेक्शन में एज ए लीडर, इलेक्शन में एज ए लीडर बनाकर वहां भेजा है। एज ए लीडर बनाकर हमने उनको एमपी बनाया है, हमने उनको एमएलए वगैरह बनाया है, तो वो काम करते हैं। एमएलए पार्लियामेंट में नहीं होते लेकिन ये स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं, असेंबली, ठीक है, असेंबली में ये लोग होते हैं। ठीक है,
तो एमपी जो कि पार्लियामेंट का पार्ट है, जो कि पार्लियामेंट का पार्ट है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे नाम से प्रूव हो रहा है, और एमएलए जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, इनका सभी का काम होता है कि स्टेट में बैठकर या फिर नेशनल लेवल पे बैठकर वो रूल बनाए। सबसे मेन इनका रोल हो जाता है रूल बनाने का। क्या बनाना? रूल मेकिंग करना, ठीक है। सबसे मेन वर्क हो गया इनका रूल मेकिंग करना, या उसमें कुछ रिफॉर्म्स करने, अमेंडमेंट करना। क्या करना? अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट करना, ये उनका मेन काम होता है। अमेंडमेंट मतलब कुछ बदलाव उसमें अगर किए जाएं, अगर कुछ अच्छे लगे लोगों को तो वो कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ये आ जाती है बात यहां पर कि लेजिस्लेचर का क्या काम है। अच्छा, ये क्या है लेजिस्लेचर? ये क्या है? ऑर्गन है। ये क्या है? ऑर्गन है। और ये ऑर्गन किस चीज का है? ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का। लेकिन ये कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का पार्ट है? ये है डेमोक्रेटिक सिस्टम का। डेमोक्रेटिक सिस्टम का ये पार्ट है। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वो इस तरह के सिस्टम को जरूर अपनाएगा। अब इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक है। अब इंडिया डेमोक्रेटिक है तो हमारे यहां पर ये चीजें ऐसे चलती है, जैसे इंडिया या कोई और कंट्री, या ठीक है और अदर कोई और कंट्री जो डेमोक्रेटिक है वो इस चीज को अपनाएगा, वो इस डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम को अपनाएगा, ठीक है। ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम अपनाएगा। देखो बहुत सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं कि पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर को आगे डिवाइड कर देना लोगों में, ताकि कोई एक राजा की तरह पावरफुल होकर अपनी मनमर्जी ना कर सके। अब यहां आप देखोगे लेजिस्लेचर में राज्यसभा और लोकसभा के कितने सारे मेंबर मिलकर डिसीजन लेते हैं। क्या कोई तानाशाही की गुंजाइश है यहां पे? बिल्कुल भी नहीं है। आप देखोगे राज्यसभा के जो मेंबर है, राज्यसभा, इसके मेंबर हमारे संविधान के अनुसार 250 डिसाइड किए गए हैं। 250 डिसाइड किए गए हैं, और ये कहा गया कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जैसे चाहो जितना भी आप इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रख सकते हो। फिलहाल कितने एट प्रेजेंट? 245 एट प्रेजेंट। कितने हमारे पास एट प्रेजेंट? ठीक है, एट प्रेजेंट कितने हैं हमारे पास राज्यसभा के मेंबर? 245। तो देखो 245 मेंबर तो ये हो गए हमारे पास, ठीक है, मेंबर्स। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कितने डिसाइड किए गए? इतने। कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब इतने तक आप आगे बढ़ सकते हो। ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि अगर आपको पॉपुलेशन बढ़ने के बाद अगर आपको राज्यसभा के मेंबर बढ़ाने पड़े तो बढ़ा सकते हो, ठीक है, 250 तक उनको कर सकते हो। ये चीजें तो लिखी गई हैं। अगर फिर और भी ज्यादा करना पड़े तो अमेंडमेंट करो, फिर उसमें अमेंडमेंट कर लो और भी बढ़ा लो। तो फिलहाल एट प्रेजेंट हमारे पास जो मेंबर है राज्यसभा में 245 मेंबर है, जिसमें 12 तो नॉमिनेटेड होते हैं, उसको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। 12 मेंबर तो राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा। वो कोई बहुत ही बड़ा भारत रत्न अवार्डी हो सकता है, या फिर कोई और अदर, जैसे कोई मतलब लिटरेचर में किसको सम्मान मिला है, मतलब कि सम्मानित लोग जिनको भारत के अंदर अवार्ड मिले हैं बहुत अच्छे, वो 12 मेंबर इसमें आ सकते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या होता है? 233 अलग अलग एरिया से आएंगे और 12 नॉमिनेटेड होंगे, ऐसे बनेगा ये। 233 तो राज्यसभा में अलग अलग स्टेट से एमपी बन के आएंगे, राज्यसभा में बैठेंगे, और 12 मेंबर नॉमिनेटेड होंगे जो अलग अलग फील्ड से होंगे। एक बात। अब बात आती है लोकसभा की, इसमें ये बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो लोकसभा में 552 हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इतने हो सकते हैं, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। मतलब कि पॉपुलेशन बढ़े तो आप इसको बढ़ा सकते हो, 552 तक कर सकते हो, ऐसा डिसाइड किया गया है। मतलब कि 2 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेटेड होंगे और बाकी 550 इलेक्टेड होंगे, जो कि अलग अलग स्टेट से एमएलए के रूप में यहां होंगे, अलग अलग स्टेट से एमपी के रूप में होंगे, अलग अलग स्टेट से एमपी के रूप में यहां पर होंगे। क्योंकि पार्लियामेंट की बात ही कर रहा हूं अभी, तो मैं पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहा हूं, तो एमपी ही होंगे, ठीक है, सिर्फ एमपी ही होंगे, ध्यान रखना इसमें। ओके, एक बात। दूसरी बात कि एट प्रेजेंट कितने हैं? 545 है, 545 है एट प्रेजेंट जो हैं वो मेंबर कितने हैं?
545 है। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि उनका रेशियो कैसा रहेगा, 2 तो नॉमिनेटेड रहेंगे, बाकी क्या रहेंगे, बाकी वो नॉमिनेटेड बाकी इलेक्टेड रहेंगे। मतलब कि टोटल इनका रेशियो बनेगा 543 प्लस 2, ये इसका रेशियो रहेगा। अब देखने की बात ये है कि अगर ऐसा सिस्टम यहां बना हुआ है लेजिस्लेचर में, अगर लेजिस्लेचर में ऐसा सिस्टम बना हुआ है तो कितने लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, कितने लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं। क्या इस तरह की पावर शेयरिंग कि इतने सारे लोग मिलकर डिसीजन लेंगे, क्या ये सही नहीं है? क्या इसमें डिक्टेटरशिप की कोई गुंजाइश है? बिल्कुल नहीं है भाई। कोई एक आदमी डिसीजन लेता तो ये माना जा सकता था कि भाई ये लोग तानाशाही कर रहे हैं या फिर ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन इतने सारे लोग मिलकर, मतलब कि 545 प्लस में 245 मेंबर अगर सारे मिलकर पावर शेयरिंग कर रहे हैं, मतलब कि कितने 245 तो राज्यसभा के हो गए और 545 कहां लोकसभा के हो गए। टोटल मिला के कितने हो गए, टोटल मिला के कितने हो गए 10 हो गए, और ये हो गए 9 और ये कितने हो गए 7। यानी कि टोटल राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर मिलाकर 790 मेंबर हो गए, ठीक है ना। टोटल मिलाकर इतने हो गए। और इतने लोग अगर मिलके कोई डिसीजन ले रहे हैं, रूल मेकिंग कर रहे हैं, तो वो गलत तो नहीं है। वो पावर शेयरिंग का एक अच्छा सिस्टम है जिसमें डिक्टेटरशिप की गुंजाइश कम हो जाती है। तो एक तो ये हो गई डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर शेयरिंग, ठीक है। दूसरी जो पावर शेयरिंग होती है वो एक और ऑर्गन में होती है, एक और ऑर्गन में होती है। जैसे कि मैं ये कहूं कि दूसरी पावर शेयरिंग होती है एग्जीक्यूटिव के रूप में, एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उसके रूप में पावर शेयरिंग होती है दूसरे लेवल पे। अब इसमें एग्जीक्यूटिव में वो गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे। लेजिस्लेचर में सारे के सारे लीडर्स थे जो 5-5 साल के लिए चुने जाते हैं, 5-5 साल के लिए वो काम करते हैं। जैसे लोकसभा में उनका कार्यकाल 5 साल का हो गया, राज्यसभा में 6 साल का हो गया, राज्यसभा में 6 साल के लिए हो गया और इधर वो 5 साल के लिए हो गए। इस तरह से वो जब उनका टर्म पूरा हो जाएगा राज्यसभा से तो वो रिटायर हो जाएंगे। और लोकसभा से, अगर लोकसभा बीच में प्रधानमंत्री गवर्नमेंट बनती है, लोकसभा से हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से बनती है। और अगर लोकसभा की वो जो गवर्नमेंट बीच में डिसमिस हो जाती है तो फिर एमपी का कार्यकाल बीच में ही खत्म भी हो सकता है, समाप्त भी हो सकता है। मतलब कि जो एमपी लोकसभा में प्रधानमंत्री गवर्नमेंट में चुने गए हैं उनका टाइमिंग या तो 5 साल रहेगा, गवर्नमेंट 5 साल रहेगी तो उनका टाइमिंग भी 5 साल रहेगा। और अगर वो गवर्नमेंट बीच में डिसमिस हो जाती है किसी कारण से तो ये मान लीजिए फिर उनका टाइमिंग 5 साल की बजाय जो भी गवर्नमेंट का टाइम रहा वो रहेगा उनका। इस तरह से वो डिसाइड हो जाता है। अब दूसरा लेवल आ गया एग्जीक्यूटिव। ये लोग इलेक्टेड होते हैं, ये लोग जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, ये गवर्नमेंट के एग्जाम देकर, रिटन एग्जाम, फिजिकल एग्जाम देकर ही भर्ती होते हैं। इसमें ज्यादातर जैसे आईएएस जो होते हैं, आईएएस हो गए यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ये हो गए। ऐसे लोग हो गए। आईएएस के अलावा आईपीएस भी हो गया, जैसे आईपीएस भी इसमें आते हैं। इंडियन पुलिस सर्विस, जिसको क्या कहेंगे, इंडियन पुलिस सर्विस। ये लोग क्या होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के ऑफिसर्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, करीबन लाखों में उनकी संख्या है। हमारे इंडिया में इनकी लाखों में संख्या है, लाखों में, क्योंकि पूरे कंट्री को यही तो संभालते हैं। दे आर परमानेंट बॉडी, एग्जीक्यूटिव परमानेंट बॉडी है। वो गवर्नमेंट जॉब देकर, एग्जाम देकर वो भर्ती होते हैं और जब तक उनका जो रिटायरमेंट नहीं आ जाता, भाई 60 एज में या 70 एज में, हो सकता है वो आर्मी नेवी में वो 20 साल के लिए गए हों। जैसे नेवी में 20 साल का या एयरफोर्स में 20 साल का शॉर्ट रिक्रूटमेंट होता है, या भर्ती होके वो 60 ईयर के बाद या 50 ईयर के बाद या 40 ईयर के बाद वो रिटायर होकर आ रहे हैं। तो ये सारे, इसमें सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे। क्लरिकल डिपार्टमेंट, डाक विभाग, पोस्टल सर्विस हो गई, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सारे हो गए, पुलिस डिपार्टमेंट इसमें हो गया, और डीसी हो गए, एसपी हो गए। मोस्टली सारा जो गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है, जो कि परमानेंट बॉडी है हमारे पास में, ये लोग बदल जाएंगे 5 साल के बाद।
6 साल के बाद ये लोग लेजिस्लेचर में बदल जाएंगे, लेकिन ये नहीं बदलेंगे। ये पहले वालों के लिए भी काम कर रहे थे, आगे आने वाले के लिए भी काम करेंगे, और उससे आगे जो इलेक्टेड होकर आएगा उसके लिए भी काम करेंगे। ठीक है, ये लीडर, लेजिस्लेचर के लीडर, इनको ऑर्डर दे सकते हैं अच्छा काम कराने के लिए, इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड भी कर सकते हैं, लेकिन डिसमिस नहीं कर सकते। डिसमिस नहीं कर सकते, डिसमिस उसी हिसाब से अपने तरीके से होते हैं। ये अगर कोई क्राइम कर दिया, कुछ और फॉल्ट हुआ, तब डिसमिस होते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑर्गन है। ये भी पावर शेयरिंग में दूसरा लेवल हो गया। मतलब कि पहले तो लेजिस्लेचर में पावर शेयरिंग हो गई, फिर पावर शेयरिंग एग्जीक्यूटिव में हो गई, अब तीसरे लेवल की जो पावर शेयरिंग होती है वो फिर आएगी जुडिशरी में। वो फिर आएगी जुडिशरी में। अगर गवर्नमेंट की पावर शेयरिंग पूरी 3 लेवल में हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी, और ना कोई एक आदमी तानाशाही कर सकेगा, डिक्टेटरशिप भी नहीं कर पाएगा। ये भी सच्चाई है। अब तीसरा लेवल जो यहां पर हम कहेंगे, यहां देखिए, ये तीसरा लेवल में यहां लिख देता हूं। देखिए तीसरा लेवल, थर्ड लेवल ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड लेवल हो गया, और ये थर्ड लेवल हो गया। थर्ड लेवल ऑफ पावर शेयरिंग यानी कि जुडिशियरी। जुडिशियरी ये तीसरे लेवल की पावर शेयरिंग हो गई। ठीक है, अब जुडिशियरी में सबसे अपर पार्ट पे जो होता है, जुडिशियरी में सबसे अपर पार्ट में जो होता है उसका सुप्रीम कोर्ट नाम रहेगा। वो सुप्रीम कोर्ट रहेगा सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे हाई कोर्ट, फिर लोकल कोर्ट यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट या उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो वो 3 लेवल पे पावर शेयरिंग यहां हो जाती है। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो गया। ये एपेक्स कोर्ट भी कहलाता है, एपेक्स कोर्ट। ये एपेक्स कोर्ट भी कहलाता है, ये एपेक्स कोर्ट भी कहलाता है। ठीक है, ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपेक्स कोर्ट, ये अपेक्स कोर्ट भी कहलाता है। ओके, अब दूसरा लेवल आ गया यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अलावा, फिर आ गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, ठीक है, ये दूसरा आ गया। ये सुप्रीम कोर्ट के बाद नीचे वाला कोर्ट है, और उसके बाद थर्ड लेवल पे फिर आएगा, इसमें तीसरे लेवल पे कौन सा आएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये थर्ड लेवल पे आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाएगा। ये अलग अलग एरिया के अलग अलग कोर्ट होते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज ये लगा दिए जाते हैं, बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट अलग अलग लेवल में पावर शेयरिंग हो जाती है। एक तरह की ये बहुत अच्छा सिस्टम है जिसको फॉलो अप किया जाता है, लगभग बहुत बढ़िया ढंग से फॉलो अप होता है और बहुत बेहतरीन इसमें वर्क होता है। तो ठीक है, एक तरह की पावर शेयरिंग मुझे समझ में आ गई होगी आप सभी को मेरे ख्याल से। अगर मैं रिपीट करूं इस चीज को तो बहुत आसान है। पावर शेयरिंग का मतलब है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन में पावर शेयरिंग कर दी जाती है। ठीक है, ओके, तो देखिए इस तरह की पावर शेयरिंग हो जाती है। ओके, तो देखिए अब एक तो ये हो गई लेजिस्लेचर, और दूसरी हो गई एग्जीक्यूटिव, और तीसरी हो गई सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी वाला सिस्टम। ठीक है, ओके, तो ये चीज हमें समझ में आ गई बहुत अच्छे से। अब उसके बाद में हम दूसरा करते हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि भाई और किस टाइप की पावर शेयरिंग इसमें हो सकती है, और किस टाइप की पावर शेयरिंग इसमें चल सकती है। ओके, कर लिया। फिर पावर शेयरिंग, ठीक है, हमने ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग कर ली, पावर शेयरिंग। ठीक है, ओके बेटा, देखो एक बार फिर आगे बताता हूं। पावर शेयरिंग का एक और ऑप्शन, पावर शेयरिंग का एक और ऑप्शन देखिए, सत्ता की साझेदारी। मतलब कि इसमें एक लेवल हमने एग्जीक्यूटिव, एक लेवल हमने लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का पढ़ा था, और उसके बाद देखिए एक लेवल फिर यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज के रूप में आ जाता है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट जो देश में एक बनती है। मतलब कि लोकसभा लेवल पर इलेक्शन होते हैं, और लोकसभा लेवल के इलेक्शन होने के बाद 545 जो एट प्रेजेंट मेंबर बन रहे हैं उनके 50% एमपी और +1 एक और अधिक एमपी अगर एक तरफ वोट कर दें तो प्रधानमंत्री गवर्नमेंट तैयार हो जाती है। इस तरह से एक यूनियन गवर्नमेंट का लेवल तैयार हो जाता है। दूसरा लेवल क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा लेवल क्या है? पंचायती गवर्नमेंट। इस तरह से पावर शेयरिंग यहां पर आराम से हो जाती है। पावर शेयरिंग का एक और रूप हो गया ये,
है कि नहीं। एक पहले हमने बताया था कि ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और एक ही लेवल हो गया लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये भी एक तरह से शेयरिंग है। अब जैसे मैं ये कह रहा था कि भाई लोकसभा में कैसे ये कर सकते हैं, अगर क्लियर वोट ना मिले, किसी को 273 एक तरफा ना मिले, एक तरफ वोट ना मिले, तो क्या करेंगे वो लोग, मतलब कि एक तरफा वोट किसी की तरफ, किसी एक पार्टी को ना मिले, तब वो कोलिएशन गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। अगर किसी एक पार्टी को ना मिले, जैसे ए बी सी का एग्जांपल मैं दे रहा था, 150 और 245 अलग अलग लोगों को एमपी के वोट मिले हैं, तो ऐसे में ये लोग कोलैबोरेशन करेंगे। क्या करेंगे? कोलैबोरेशन, ठीक है। ये क्या करेंगे? कोलैबोरेशन करेंगे आपस में, और फिर कोलिएशन गवर्नमेंट ये तैयार कर लेंगे, मतलब कि एक संगठन की सरकार बन जाएगी, एक संगठन की सरकार यहाँ वो बना लेंगे। जैसे कि 2004 में यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है। अब दूसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हम कर लेते हैं, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट लेवल गवर्नमेंट की बात आती है तो ये ध्यान रखें, स्टेट लेवल गवर्नमेंट की बात आती है, अब हम बात करेंगे सेकंड के बारे में, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे हमने देखा कि यूनियन गवर्नमेंट में लेवल बनता है, लोकसभा से चुनी जाती है, इसी तरह से फिर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। जैसे यहां से लोकसभा से गवर्नमेंट तैयार होती है, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से तैयार होती है। कहां से तैयार होती है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से गवर्नमेंट तैयार होती है, ठीक है। एक स्टेट में दो चीजें हो सकती हैं, जैसे अगर स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा हो या एरिया बड़ा हो, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ स्टेट काउंसिल भी हो सकती है। जैसे देश में लोकसभा और राज्यसभा होती है, राज्यसभा और लोकसभा होती है, उसी तरह किसी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट काउंसिल भी हो सकती है, ठीक है। स्टेट काउंसिल, ठीक है, ये स्टेट काउंसिल हो सकती है। ये हमारे इंडिया में केवल 5 या 6 राज्यों में है, केवल 5 या 6 राज्य हैं जहां पर स्टेट काउंसिल बनानी पड़ती है, पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से या उसके डाइवर्शन ज्यादा होने की वजह से ऐसा करना पड़ता है। यानी कि ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगी स्टेट काउंसिल जैसे राज्यसभा हो गई, अपने कंट्री की राज्यसभा हो गई, और जैसे कंट्री में लोकसभा है वैसे स्टेट असेंबली, मतलब कि स्टेट असेंबली तो सभी राज्यों में होगी ही होगी। ये तो पक्का है कि सभी राज्यों में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगी ही होगी, लेकिन स्टेट काउंसिल कुछ राज्यों में आपको मिलेगी जिनका एरिया बड़ा हो या पॉपुलेशन ज्यादा हो। ओके, अब बात आती है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है। तो गवर्नमेंट बनती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, काउंसिल से नहीं बनती। गवर्नमेंट बनती है असेंबली से, क्योंकि असेंबली में जैसे लोकसभा के मेंबर ज्यादा होते हैं, स्टेट काउंसिल में ये ऊपर लिख देता हूं, स्टेट काउंसिल, ठीक है। एक ये होता है इसमें लेवल, और एक होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये केवल 5 या 6 राज्यों में ही है, ठीक है। ये 5 या 6 राज्यों में ही स्टेट काउंसिल होती है। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करो, जैसे हरियाणा की बात करता हूं मैं, फॉर एग्जांपल हरियाणा का नंबर ले लेता हूं मैं। चलो हरियाणा की बात करें, मान लो हरियाणा के अंदर स्टेट काउंसिल में 90 सीट्स हैं, 90, ठीक है। 19 क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसी, 19 कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए सीटें बनाई गई हैं। मतलब हरियाणा को 22 डिस्ट्रिक्ट्स में बांटकर टोटल जो एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई हैं वो कितनी है? 90। हरियाणा जैसे मान लीजिए इसके टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और 22 डिस्ट्रिक्ट्स में टोटल जो एरिया बनता है एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसको बोलते हैं एमएलए, सॉरी एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है कि जहां से कोई एमएलए इलेक्शन लड़ेगा, कोई एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई एमएलए जहां से इलेक्शन लड़ेगा वो एरिया, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाएगी। तो पूरे हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट को 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा हुआ है। कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी है टोटल? 90। ये लो, और अब अगर हरियाणा में हमें चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट बनानी है तो 90 का 50% चाहिए होगा हमें। आप समझ गए? 90 का 50% +1, वही रूल जो लोकसभा में था,
वैसा ही रूल इसमें चलेगा कि भाई कितने 50% से ज्यादा चाहिए। अब 90 का 50% कितना होता है, कितने एमएलए हो गए, 90 का 50% 50 है, 45 एमएलए हो गए, 45 हो गए। इसका मतलब अगर गवर्नमेंट बनानी है चीफ मिनिस्टर को तो प्लस एक और चाहिए, टोटल कितने चाहिए 51 एमएलए, मतलब कि 45 प्लस 1 उसको चाहिए टोटल 46 एमएलए उसको चाहिए होंगे, तब वो एमएलए कि जो चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट तैयार कर लेगा। क्या तैयार हो जाएगी, चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट तैयार हो जाएगी, मतलब कि सीएम बन जाएगा, सीएम की गवर्नमेंट तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक पावर शेयरिंग का ही ऑप्शन है। यूनियन गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग करना, स्टेट गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग करना, और फिर आखिरी में पंचायती गवर्नमेंट। पंचायत में क्या होता है, ग्राम सभा होती है, गांव की सबसे बड़ी संस्था, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा से बड़ा कुछ नहीं है। पंचायतें होती हैं, पंचायत सरपंच भी होता है, लेकिन जो ग्राम सभा डिसाइड करती है वही होता है। गांव का बजट ग्राम सभा तैयार करेगी, गांव में कौन नया सरपंच होगा, कौन नया पंच होगा, उन सब के इलेक्शन कौन डिसाइड करती है, ग्राम सभा तैयार करती है। गांव में कितना डेवलपमेंट हुआ, पंचायत ने, पिछली वाली पंचायत ने 5 साल में क्या काम किया, ये सारा सर्वे ग्राम सभा करेगी। मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉडी है पंचायती राज में वो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा। ठीक है, ये ग्राम सभा क्या है, इसमें वो सारे लोग जो कि वोटिंग एज रखते हैं, जिनकी 18 से ऊपर एज है, वो सारे लोग मैन वुमेन ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ये साल में 2 या 3 बार इसकी मीटिंग भी होती है। हर गांव में ये डिसाइड किया गया है कि 2-3 बार साल में इसकी मीटिंग हो, और मीटिंग होने के बाद इसमें जो भी गांव में दिक्कतें आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो सब सोल्व की जाए। सोल्व करने के लिए ये सारे लोग काम पे नहीं आएंगे, इन्होंने प्रॉब्लम लेके आए और प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बजट तैयार कर दिया। बजट तैयार करना, गांव का सर्वे करना, गांव में क्या डेवलपमेंट होगा, सड़कें बनवाई जाएंगी, वो सब कैसे, और मतलब जो भी चीजें हैं ज्यादातर ये डिसाइड करती है। और फिर ये इलेक्शन करेगी, फिर ये क्या करेगी, इलेक्शन, और फिर ये इलेक्शन करेगी, इलेक्शन करके फिर क्या बन जाएगी, पंचायत, फिर पंच और सरपंच चुन लिए जाएंगे, और गांव की पंचायत तैयार हो जाएगी। फिर गांव की क्या तैयार हो जाएगी, पंचायत। ठीक है, गांव की क्या तैयार हो जाएगी, पंचायत। ठीक है, पंचायत तैयार हो जाएगी। ये गांव की पंचायत हो गई। अब ये गांव की पंचायत डिसाइड करे, ये ग्राम सभा के लोग इसको बजट दे देंगे कि भाई 5 साल भर में ये आपको काम करना है। ये 5 लोग होते हैं, 5 पंच चुने जाएंगे ग्राम सभा से ही, 5 तो पंच चुने जाएंगे, और उन्हीं 5 में से एक सरपंच बनेगा। यानी कि टोटल काउंटिंग 6 नहीं होती, टोटल काउंटिंग 6 की नहीं होगी, 5 ही रहेगी, लेकिन उन्हीं एक पंच में से एक सीनियर सरपंच बना दिया जाएगा। मतलब कि वो एक एरिया का पंच भी होगा और वो सभी लोगों के लिए सरपंच भी होगा। इस तरह से वो लोग डिसाइड कर देते हैं। पंचायत 5 पंचों की बन जाती है, जिसमें एक सरपंच भी है। ठीक है, टोटल जब पंचायत में 5 बैठेंगे तो वो ये 5 ही कहलाएंगे। जिनके बीच में बैठा वो सरपंच होगा, तो दोनों साइड में बैठे होंगे वो पंच होंगे। इस तरह से तैयार हो जाएगी। और आज इंडिया में पंचायत बहुत बेहतरीन काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। यूं मान लीजिए कि बहुत बेहतरीन काम कर रही है। और गांधी जी तो खुद कहते थे कि जिस दिन इंडिया में प्योर पंचायती राज हो जाएगा, इंडिया रियल में डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाएगा। मतलब कि जो बिचौलिए है ना, वो खत्म हो जाएंगे। पंचायत का राज आना इंडिया के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और सौभाग्य की बात मैं ये कहूं कि भाई लोअर लेवल से, क्योंकि भाई देखो, फैमिली से एक फैमिली का डेवलपमेंट होता है तो गांव का डेवलपमेंट होता है, और जब गांव का डेवलपमेंट होता है तब उसके शहर बनते हैं, और जब शहर का डेवलपमेंट होता है तो फिर सिटीज और मेगा सिटीज ये बनती हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी। मतलब कि लोअर लेवल की यूनिट को ज्यादा डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर लोअर लेवल को डेवलप नहीं किया जाएगा तो अपर लेवल कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लोगों को खाना मिलता है गांवों से, लोग अनाज उगाते हैं गांवों से मिलता है, सब्जियां गांवों से मिलती है, हर प्रकार की फैसिलिटी लगभग गांवों से मिलती है। और जो शहर में प्रोडक्ट बनते हैं
वो बिकते भी लगभग गाँव में है, शहरों में बिकते हैं, गाँव में भी बिकते हैं। तो लोअर लेवल को ऊपर उठाना बहुत जरूरी है। पंचायती राज बहुत बढ़िया हो, इस चीज के लिए बहुत कोशिश की जानी जरूरी है। ठीक है, तो ये दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक तो हो गया लेवल ऑफ गवर्नमेंट जिसमें यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज हो गया। एक मैंने वो लेजिस्लेचर और एजुकेटिव वाला बताया था, और जुडिशरी वाला वो भी क्लियर होगा। ये पावर शेयरिंग के सारे रूप हैं। मैं क्या बता रहा हूं, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, इस प्रकार के रूप पावर शेयरिंग के होते हैं। ठीक है, क्या मैंने बताया अभी तक मैंने बताया फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग्स। ठीक है, ये पावर शेयरिंग के फॉर्म्स हैं, सारे के सारे ये पावर शेयरिंग के फॉर्म्स हैं। तो मेरे ख्याल से फॉर्म्स दो आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे अच्छे से। और अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे, तीसरा फॉर्म और देख लेंगे भाई, तीसरा फॉर्म इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तीसरा फॉर्म क्या हो सकता है, चौथा फॉर्म क्या हो सकता है, या 5 नंबर पे क्या इसमें हो सकता है, वो और देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो अब वो चीजें हम जो है इसमें देख लेते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह की और शेयरिंग हो सकती है। मेरे ख्याल यहां तक की तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, यहां तक तो हमें क्लियर समझ में आ गया है बच्चों। ये हमने पार्ट 1 अब जैसे कर लिया है, अब सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। सो प्लीज वेट एंड वॉच। थैंक यू।